गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मौसम बहुत सुहावना है और मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको देखना है 1 महीने में जेईई बीएसएनएल के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं और किस प्रकार से उसे क्रैक कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को। मैं सॉरी चाहूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई थी, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ और मैं अब वापस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह से करना है। इसके बाद आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे और थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो एग्ज़ाम क्रैक ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट करूँगा। कंट्रोल सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करूँगा। तो सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम में जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो एनालॉजी लेते हैं अपन। तो एनालॉजी में इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैकेनिकल और लिक्विड, ये 4 सिस्टम हैं। इन सिस्टम में कौन सा पैरामीटर किसके इक्विवेलेंट है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो हीट के इक्विवेलेंट होता है थर्मल सिस्टम में, और मैकेनिकल में उसकी लेंथ और लिक्विड में वॉल्यूम। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं। इलेक्ट्रिकल में जो वोल्टेज है वो थर्मल में टेम्परेचर और मैकेनिकल में फोर्स, लिक्विड में हीट। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है, थर्मल में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है और मैकेनिकल में फोर्स की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट या लेंथ चेंज होती है। और जो लिक्विड सिस्टम में जो हीट की वजह से ही वॉल्यूम चेंज होता है। नाउ भी अब जो करंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो थर्मल में रेट ऑफ हीट है, मैकेनिकल में वेलोसिटी की इक्विवेलेंट है और रेट ऑफ वॉल्यूम लिक्विड में है। रेजिस्टेंस सब में एक ही है, मैकेनिकल में फ्रिक्शन भी ले सकते हैं। कैपेसिटेंस भी एक ही है। इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल में है, थर्मल के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता है। मैकेनिकल में मास है और लिक्विड में इनर्टेंस है। अब अपन देखें लिस्ट ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनालॉगस वेरिएबल्स जो हैं कौन कौन से हैं। जो फोर्स है वो मैकेनिकल जो रोटेशनल सिस्टम है और मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इनको अपन कंपेयर करेंगे। फोर्स जो मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में फोर्स है वो मैकेनिकल रोटेशन सिस्टम में टॉर्क के इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वही वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है। फोर्स हो गया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट अपन देखें तो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज के इक्विवेलेंट होता है वही। वेलोसिटी जो है वो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो गई, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो करंट है वो चार्ज का फ्लो है और चार्ज की फ्लो की रेट है वही करंट है। उसी प्रकार से जैसे मैकेनिकल सिस्टम है उनमें डिस्प्लेसमेंट की जो चेंज की रेट है वही वेलोसिटी है। तो इसी में जो मास है वो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में टॉर्सनल कांस्टेंट होता है और ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस 1/c के इक्विवेलेंट होता है। ये जो दोनों एनालॉजी अभी अपन ने देखी है इनमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए, इसलिए मैंने ये बताया। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले बता दिया है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टाइम डोमेन एनालिसिस। जो टाइम डोमेन एनालिसिस है वो दो तरह से कर सकते हैं अपन। एक तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है, एक स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है। तो टाइम डोमेन एनालिसिस दो स्टेट हो गई इसमें, एक तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एक स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स तो वो है जब टाइम है वो इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो जो रेस्पॉन्स है वो 0 हो जाता है, तो वो तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हो गया। और उसके बाद जब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स डाइड आउट हो जाता है, जब एंड हो जाता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का, तो उसके बाद स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है। तो
इसके लिए जो हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, और सिग्नल्स को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हैं, एक तो सडन इनपुट है, स्टेप इनपुट कहते हैं, सडन इनपुट है, वो स्टेप इनपुट कहते हैं इसे। ये स्टेप इनपुट का ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। इसमें जो वैल्यू है, एक इक्विवेलेंट इसकी जो वैल्यू है वो इसका एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है। वेलोसिटी टाइप ऑफ इनपुट है वो रैंप सिग्नल है, इसे वेलोसिटी टाइप ऑफ इनपुट कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इसका ग्राफ। इसी तरह एक्सीलरेशन टाइप ऑफ इनपुट है वो पैराबोलिक सिग्नल है, और जो सडन शॉक्स है वो इनपुट सिग्नल है। उसका t=0 पे 1 होती है वैल्यू, और सब जगह 0 होती है। तो ये सडन शॉक्स हो गए इनपुट सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल कहते हैं इसे। तो इस तरह से 4 सिग्नल हो गए, स्टेप इनपुट, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल और इम्पल्स सिग्नल। इसके आपको ग्राफ भी याद रखने हैं, इनको वैल्यू जैसे किस तरह से ये चेंज हो रहे हैं ग्राफ, वो याद रखने हैं। इसके बाद ही अपन एनालिसिस कर पाएंगे। तो अब अपन इसको एक बार रिवीजन देख लेते हैं। इसमें पहले तो जो एनालॉजी है वेरियस सिस्टम्स है, उसमें जो चार्ज है वो हीट के इक्विवेलेंट है, मैकेनिकल सिस्टम में लेंथ के, और लिक्विड में वॉल्यूम के। वोल्टेज है वो टेम्परेचर के इक्विवेलेंट है, थर्मल में, मैकेनिकल में फोर्स के इक्विवेलेंट है, लिक्विड में हीट के इक्विवेलेंट है। करंट है वो रेट ऑफ हीट है, वेलोसिटी है मैकेनिकल में, और लिक्विड है रेट ऑफ वॉल्यूम है। यहाँ पे यही देख सकते हैं, हम इसी तरह याद रख सकते हैं कि करंट जैसे चार्ज, रेट ऑफ चार्ज होती है, उसके थर्मल में रेट ऑफ हीट हो गई। वेलोसिटी है वो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी हो गई, और वॉल्यूम के जो चेंज हो रहा है रेट ऑफ वॉल्यूम वो इसके इक्विवेलेंट हो गया। रेजिस्टेंस सब में सेम हो गया, कैपेसिटेंस सब में सेम है। इंडक्टेंस है वो थर्मल में नॉट एप्लीकेबल है, मैकेनिकल में मास इक्विवेलेंट है, लिक्विड में इनर्टेंस के इक्विवेलेंट है। तो अब इनको अपन देखें तो मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम, मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इनमें अगर कंपेयर करें तो फोर्स जो है टॉर्क के इक्विवेलेंट हो गया मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट हो गया, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज के इक्विवेलेंट हो गया। मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में अगर वेलोसिटी लें तो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वही करंट हो जाएगी, वो चार्ज में जो फ्लो की रेट की वो है, रेट है चेंज ऑफ रेट ऑफ चार्ज। तो जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रोटेशनल सिस्टम में, क्योंकि मास की वजह से ही मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में जो मूव होने में जो जो स्पीड है वो मास पे डिपेंड करती है। मास है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल सिस्टम में। तो किसी भी मास को किसी भी जो थिंग है उसे अगर अपन को मूव करना है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उससे पहले जब वो उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी के बाद वो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में रोटेट होगी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वही इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट हो गया। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दोनों में एक ही है, मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में, मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में टॉर्सनल कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, और आप इनको भी देख लीजिएगा। जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है। जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो तो टाइम रेस्पॉन्स है जो कि 0 हो जाता है, जैसे कि टाइम वेरी लार्ज होता है उस समय ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स 0 हो जाता है। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स टोटल रेस्पॉन्स का ही एक पार्ट है, लेकिन ये ट्रांजिएंट जब डाइड आउट हो जाता है तब ये स्टार्ट होता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। जो इन रेस्पॉन्स को अपन जो एनालिसिस करना है उसके लिए कुछ टेस्ट सिग्नल्स हैं। तो जो स्टेप इनपुट है, रैंप सिग्नल है, पैराबोलिक सिग्नल है, और ये इम्पल्स सिग्नल है, इनका अपन को याद रखना है। स्टेप इनपुट तो वैल्यू सेम है उसकी, उसका जो एम्पलीट्यूड है रैंप सिग्नल में वेलोसिटी जैसी उसका ग्राफ हो गया, और पैराबोलिक सिग्नल में एक्सीलरेशन जैसा ग्राफ हो गया। इम्पल्स सिग्नल में सडन शॉक्स भी कहते हैं, ये केवल t=0 पे 1 है इसकी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं ये वाला लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।